नमस्कार दोस्तों। 40 डिग्री की चुभती हुई गर्मी, दिल्ली का जंतर मंतर युवाओं से खचाखच भरा हुआ है। चेहरे पर कॉकरोच के मास्क हैं और हाथों में कुछ पोस्टर जिन पर साफ साफ लिखा है, कितनी बार आएगी ये पेपर लीक वाली सरकार, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। दोस्तों, ये कोई आम प्रदर्शन नहीं है, ये उस कॉकरोच जनता पार्टी का इस देश की धरती पर पहला कदम है, जो कल तक सिर्फ इंटरनेट पर एक मीम मानी जा रही थी, लेकिन आज इस पार्टी ने सीधे देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग लिया है। सोशल मीडिया पर 2 करोड़ के फॉलोअर्स वाली इस पार्टी के प्रदर्शन में कुल कितने लोग आए? क्या यह प्रदर्शन एक फ्लॉप शो था या बहुत बड़ा हिट? और सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका की शानदार जिंदगी छोड़ करके दिल्ली की सड़कों पर सिस्टम से टकराने वाला ये नौजवान लड़का कौन है? आज हम इस डर और हिम्मत की कहानी को हम डिकोड करेंगे। बने रहिए हमारे साथ आखिर तक, क्योंकि ये बात सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं है, ये आपके और हमारे बच्चों के भविष्य की कहानी है। तो दोस्तों, चलते हैं जंतर मंतर पर। इनबॉक्स से लेकर के सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर आज बस एक ही बहस चल रही है कि भाई इन कॉकरोचों के प्रदर्शन में कितनी भीड़ आई। लोग ताने मार रहे हैं। कोई कह रहा है इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोवर्स तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा हैं, तो क्या वो सभी सड़क पर आ जाएं? दोस्तों, ज़रा सोच करके देखिए, अगर 2 करोड़ लोग अचानक से दिल्ली की सड़कों पर आ जाएंगे तो क्या पुलिस उन्हें संभाल पाएगी? 2 करोड़ का 10% भी 20 लाख होता है। ये कोई मामूली संख्या नहीं होती। कैमरे की नज़र जहाँ तक जा रही थी वहाँ तक सिर्फ पसीने से लथपथ युवा ही युवा थे। बीच बीच में पुलिस वाले भी खड़े थे। तो क्या एग्जैक्ट गिनती बता पाना संभव है? लेकिन दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है कि 100 लोग आए या 10,000 लोग आए। भारत की राजनीति के इतिहास में बड़ी बड़ी पार्टियों की शुरुआत भी 10 या 15 लोगों से ही हुई है। तो जो लोग आज इस प्रदर्शन को महज गिनती के बोल करके फ्लॉप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि असल बात गिनती की नहीं बल्कि हिम्मत की है। और दोस्तों, मैं हिम्मत क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 2014 के बाद से इस देश की राजधानी दिल्ली में आंदोलन करना एक संगीन अपराध जैसा बन गया है। आपको याद होगा कि कैसे किसानों को आतंकवादी कह दिया गया था। वो कड़ाके की ठंड, वो बारिश और गर्मी में दिल्ली की सीमाओं पर भी वो किसान बैठे रहे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। सड़कों पर कीलें बिछा दी गई और अंत में प्रधानमंत्री को कृषि कानून वापस लेने पड़े और उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी। लेकिन क्या दमन रुका? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, नागरिकता कानून को लेकर के युवाओं ने आंदोलन किया था तो उन पर दंगा भड़काने का आरोप लगा दिया गया। उमर खालिद, शकूरा जरगर, मीरान हैदर जैसे कई युवाओं की ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दी गई। कईयों को तो सालों तक जमानत भी नहीं मिली। और दोस्तों, इसी जेल के खौफ के कारण आम आदमी की हड्डियों में सिहरन पैदा कर दी है। लोग सवाल पूछने से भी कतरा रहे हैं। आज अलग अलग राज्यों में नौजवान पेपर लीक के खिलाफ लाठियां खा रहे हैं। कोई जरा सा भी विरोध करता है तो उसे उठा करके अंदर डाल दिया जाता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जंतर मंतर पर अगर कुछ 100 युवा भी बिना डरे अपनी मर्जी से सरकार के खिलाफ खड़े हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है। दोस्तों,
अभिजीत द्वीप के अमेरिका में रह रहा था। चाहता तो वहीं अपना शानदार करियर बना सकता है, डॉलर कमा सकता है, आराम से रह सकता है, लेकिन उसने बाकायदा ट्वीट करके ये ऐलान कर दिया कि वो भारत आ रहा है, सिर्फ इस प्रदर्शन को लीड करने के लिए। जरा सोच करके देखिए, आज के दौर में किसी भी आंदोलनकारी को चुटकियों में एंटी नेशनल का टैग दे दिया जाता है। तब एक लड़का अमेरिका से दिल्ली आता है। अभिजीत ने बताया जब वो भारत आ रहा था तो उसकी माँ फूट फूट करके रो रही थी। इसलिए नहीं कि बेटा दूर जा रहा है, बल्कि इसलिए कि बेटा भारत आ रहा है और सरकार के खिलाफ बोलने वाला है। माँ को ये खौफ खाया जा रहा था कि कहीं पुलिस उसके बेटे को गिरफ्तार करके जेल में डाल दे। दोस्तों, एक माँ का ये डर आज देश की हर उस माँ का डर बन चुका है जिनका बच्चा सिस्टम के खिलाफ अपने हक के लिए लड़ना चाहता है। लेकिन अभिजीत ने सीना तान करके कहा, मुझे पता है कि मैं गिरफ्तार हो सकता हूं, लेकिन मैं अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं छोड़ सकता। लेकिन यहाँ एक बहुत ही कड़वा और चुभने वाला सवाल भी है। अगर अभिजीत द्वीप का नाम मोहम्मद असलम होता तो क्या वो भी ऐसे ही अमेरिका में आकर के अमेरिका से आकर के जंतर मंतर पर खुलेआम प्रदर्शन कर पाता? क्या उसे अब तक कोई और खौफनाक टैग नहीं दे दिया जाता? ये सवाल आपको खुद अपने आप से पूछना होगा। दोस्तों, भारत की इंटायर पॉलिटिकल हिस्ट्री में शायद ये पहली बार हो रहा है कि स्कूल और कॉलेज के बच्चे सीधे देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं। वो आंखों में आंखें डाल करके कह रहे हैं, सर आपका सिस्टम गलत है। और हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल चुप हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो चुकी है। और याद रखिए, अगर आज हालात नहीं सुधरे तो कल प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी अपना हिसाब मांगने सड़कों पर उतर आएंगे। और हैरानी की बात तो ये है कि सीबीएसई के इतने बड़े घपले पर, पेपर चोरी पर बड़े बड़े स्कूलों के किसी एक प्रिंसिपल ने भी अपनी आवाज़ तक नहीं उठाई। शिक्षक संगठनों के मुंह पर भी ताला लगा हुआ। आज ईडी और सीबीआई के डर से बड़े बड़े नेता भी कांप रहे हैं। बेशर्मों की तरह अपनी पार्टियां तोड़ करके सत्ताधारी दल की गोद में जाकर के बैठ गए। गोदी मीडिया के पत्रकार सीना तान करके कहते हैं कि मोदी साहब जब चाहेंगे किसी भी पार्टी के सांसद को तोड़ लेंगे। और ऐसे डरावने माहौल में एक कांकरोच जनता पार्टी खड़ी होती है जो युवाओं का ये डर भूलना सिखा रही है। दोस्तों, इस प्रदर्शन के दौरान इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही दिलचस्प पोस्टर वायरल हुआ। उस पोस्टर पर लिखा था, प्रिय काकरोचों, गोदी मीडिया आपसे बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको उकसा करके कुछ आपके मुंह से ऐसा कहलवाना चाहेगी जिससे इस प्रदर्शन को बदनाम किया जा सके। कमाल है, देश का युवा मीडिया की चालबाजी को समझ चुका है। गोदी मीडिया ने आंदोलनकारियों को देश विरोधी बताया था। नतीजा अब ये है कि आंदोलनकारी खुद गोदी मीडिया के विरोधी हो गए। और ध्यान रखिए, यह असली लड़ाई सिर्फ गोदी मीडिया या पेपर लीक के खिलाफ नहीं है। असली लड़ाई तो उस कैंसर से है जिसने हमारे समाज को अंदर तक खोखला करके रख दिया, और वो है सांप्रदायिकता। अभिजीत ने बहुत पते की बात कही है कि पिछले 10 साल से सिर्फ हिंदू मुस्लिम चल रहा है। युवाओं को बस इसी में फंसा करके रखा गया है। क्या हिंदू मुस्लिम करने से इस देश में किसी को नौकरियां मिल गई? बिल्कुल नहीं। जब तक भारत का लोकतंत्र इस सांप्रदायिकता के जहर से मुक्त नहीं होगा,
तब तक वो पेपर लीक, बेरोजगारी जैसी बीमारियों से कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। जिस देश की जवानी गलियों में एनकाउंटर की मांग करती घूमेगी, वो अपने अधिकारों की मांग भला कैसे करेंगी? अब आप में से बहुत से लोग सवाल पूछेंगे कि भाई, इस कांग्रेस जनता पार्टी को पुलिस ने प्रोटेस्ट करने की परमिशन कैसे दे दी? बिल्कुल जायज़ सवाल है, क्योंकि पिछले साल प्रदूषण के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले 22 युवाओं को तो तुरंत जेल में डाल दिया गया था। कुछ लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई सरकार की ही चाल है, या आरएसएस है, या कोई पुरानी पार्टी है? दोस्तों, आप ये सारे सवाल पूछिए। लोकतंत्र में सवाल पूछना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। किसी भी राजनीतिक संगठन के बनने से पहले दर्जनों सवाल पूछने चाहिए, लेकिन इन सवालों के शोर में इस बड़ी बात को दबने मत दीजिए कि दिल्ली के जंतर मंतर पर एक अरसे के बाद युवाओं का एक ऐसा हुजूम इकट्ठा हुआ जिसने बिना डरे सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आज मुद्दा परीक्षा का है, कल शिक्षा का होगा। शिक्षा का मतलब सिर्फ कॉलेज की सुंदर इमारतें और स्मार्ट बोर्ड नहीं। शिक्षा का मतलब है सही और गलत के बीच फर्क समझने की हिम्मत। दोस्तों, आज के कोर्ट का हाल देख लीजिए। मद्रास हाई कोर्ट के एक जज को अपने फैसले में ये कहना पड़ा कि अगर फैसले यूं ही सालों तक अटके रहे तो हमारा देश भी तानाशाही की गोद में चला जाएगा। आज लोकतंत्र का दायरा हर तरफ से बहुत छोटा किया जा रहा है। लोगों को जानबूझ करके डरपोक बनाया जा रहा है। ऐसे भयानक सन्नाटे के बीच अगर कुछ 100 युवा भी सड़कों पर आकर के हुंकार भर रहे हैं तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि प्रदर्शन में कितने लोग आए। सवाल ये होना चाहिए कि जब जनता बोलती है तो सरकार क्यों नहीं सुनती? दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि इन युवाओं की आवाज़ में दम है और ये सवाल आपके घर के बच्चों से जुड़े हुए हैं, तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो आज भी डर के मारे चुप बैठा है। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इस डर की राजनीति का अंत अब निकट आ गया है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सत्ता से सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। आखिर आप कब तक डरते रहोगे? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।